नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्त। आज बात इजराइल और हमास जंग को लेकर होगी। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजातों के साथ ही करीब 40 मरीजों की भी मौत हो गई है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बताया कि वो हमास के खात्मे के लिए कहीं तक भी जाएगी। आईडीएफ के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। और इससे पहले गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में सेना ने पर्चे गिराकर लोगों को शहर खाली करने का भी अंदेशा जता दिया था। इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा के अल शिफा अस्पताल में 4 प्री मैच्योर नवजातों के साथ ही करीब 40 मरीजों की भी मौत हो गई। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा के मुताबिक गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। अस्पताल में सुविधाओं और खासकर फ्यूल की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने बताया कि हमास के खात्मे के लिए कहीं तक भी जाएगी। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा, हमास जहां भी मिलेगा हम वहां जाकर उसे मिटाएंगे, फिर चाहे वो गाजा पट्टी का दक्षिणी हिस्सा ही क्यों ना हो। इसलिए पहले गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में सेना ने पर्चे गिराकर लोगों को शहर खाली करने को कहा था। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के चीफ मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा कि हमारी मांग बहुत ही सरल है, जंग को रोक दे ताकि आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सके। आप चाहे इसे जो समझे, लेकिन ये सिर्फ मानवीय कारणों से कहा जा रहा है। हम चांद नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कुछ बुनियादी बदलावों की मांग कर रहे हैं जिससे नागरिकों की जान बचाई जा सके। इससे पहले शुक्रवार रात इजरायली कैबिनेट ने अहम फैसला किया। इसके तहत गाजा में हर दिन 2 फ्यूल टैंकर भेजे जाएंगे। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन जाची हांगेबी ने कहा कि अमेरिका ने फ्यूल के बारे में ये अपील की थी। इसका इस्तेमाल यूएन के कामों, पानी और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ पत्रकारों को गाजा के अस्पतालों का दौरा कराया। हालांकि आईडीएफ ने उनसे कहा कि कई जगह फायरिंग हो रही है, लिहाजा वो हर हिस्से में नहीं जा सकते। आईडीएफ ने शुक्रवार को शक होने पर नॉर्थ गाजा के एक डे केयर सेंटर पर छापा मारा। सैनिक उस वक्त हैरान रह गए जब इस सेंटर के अलग अलग हिस्सों से अनगिनत हथियार बरामद हुए। इनमें हजारों गोलियां, हैंड ग्रेनेड और ड्रग्स तक बरामद हुए। इजरायली फौज ने बाद में इसके फोटोग्राफ्स भी रिलीज किए। आईडीएफ के मुताबिक इस सेंटर का नाम अल कार्मेल स्कूल ऑफ गाजा है। कुछ हथियारों की पहचान हो चुकी है और ये ईरान में बने हैं। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स के पार्ट भी मिले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की घुसपैठ की वजह बताई। उन्होंने कहा, हमें काफी ठोस संकेत मिले थे कि हमास ने कुछ बंधकों को अस्पताल में छिपाया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजनयिक ने कहा कि गाजा पट्टी में हमास के खात्मे और ऑपरेशन पूरा होने के बाद इजराइल अरब देशों के साथ मिलकर गाजा के भविष्य पर बात करेगा। इजरायली राजनयिक गिलाड एर्दान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम कई अरब देशों के लिए अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। गिलाड ने साफ किया कि गाजा में मिलकर प्रशासन के लिए अरब देशों से अभी इजराइल ने बात शुरू नहीं की है, लेकिन जल्द ही ये शुरू हो सकती है। गिलाड ने कहा, मुझे विश्वास है कि कई अरब देश ये जानते हैं कि हमास उनका भी दुश्मन है। वे जितना हमारा दुश्मन है उतना ही वे कई नरमपंथी मुस्लिम देशों का भी दुश्मन है। गिलाड ने यह भी कहा कि इजराइल गाजा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बलों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा। गिलाड ने इजराइल हमास युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के स्टैंड की भी तीखी आलोचना की और गाजा के मौजूदा संकट का ठीकरा संयुक्त राष्ट्र पर फोड़ा। गिलाड ने कहा कि हम हमास द्वारा गाजा पट्टी को युद्ध की मशीन में बदलने में भी संयुक्त राष्ट्र की बड़ी भूमिका है। गिलाड ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा युद्ध को जीतने के बाद इजराइल संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों पर गंभीरता से विचार करेगा।
गिलाड ने आरोप लगाया कि संयुक्त राष्ट्र के कुछ अधिकारियों ने अपने पदों का गलत इस्तेमाल किया और झूठे प्रचार किए। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की नाक के नीचे 16 साल तक हमास अपनी गतिविधियां चलाता रहा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव को लेकर गिलाड ने साफ किया कि जब तक इजराइल हमास का खात्मा नहीं कर देता तब तक नहीं रुकेगा। गिलाड ने हमास के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका राष्ट्रपति के समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो हमास और इजराइल के बीच जंग का ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और इसी को लेकर हम लगातार ये समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस जंग में जिस तरह से लोगों की जान जा रही है इस पर ये कब थमेगा और ये जो तांडव लगातार मौतों का चल रहा है गाजा पर, इसे थामने के लिए, इसे बंद करने के लिए क्या कुछ कदम देशों की तरफ से उठाए जाने चाहिए। लगातार इस पर हम बातचीत करते ही आए हैं और आज भी इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करवा देती हूँ। दिनेश दुबे पूर्व राजनयिक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और संजीव श्रीवास्तव स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी आप ही के साथ करेंगे। इजराइल और हमास की रोज हम खबरें सुनते हैं, रोज हम चर्चा करते हैं, लेकिन गाजा पट्टी पर जिस तरह से ये मौत का तांडव हो रहा है ये कब बंद होगा? देखिए वक्ता जी, सबसे पहले तो ये कि इजराइल जो ये युद्ध लड़ रहा है वो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है। यदि हमास का खात्मा अगर गाजा से नहीं होता है तो यदि भविष्य में इजराइल जब कभी भी कोई वो शांति वार्ता करने के लिए आगे बढ़ेगा, जब कभी भी कोई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ेगा या I2U2 जैसा इनिशिएटिव आगे बढ़ेगा जहां इजराइल को महत्ता मिलेगी, तो उसको डिसरप्ट करने के लिए हमास इससे भी बड़े कई आतंकी हमले इजराइल पर कर सकता है। और इस वजह से इजराइल के लिए बेहद आवश्यक है कि वो अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी और अपने भविष्य की योजनाओं को भी ध्यान में रखते हुए वो हमास का खात्मा करे। और हमास के साथ अब इजराइल कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं रख सकता। और जो खात्मा होने जा रहा है बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पर जो गाजा पे जो हमास का जो 2007 से एक शासन चल रहा था वो तो समाप्त हो ही चुका है लगभग, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो टेरर की जो मशीन है, जो उसको टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इजराइल बहुत ही मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से उसको डेसिमेट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको नेस्तनाबूद किया जा रहा है, जो कि किया जाना आवश्यक है। लेकिन एक बार जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा उसके बाद इस बात की भी अवश्य कोशिश होनी चाहिए कि इजराइल की जो फोर्सेस हैं वहाँ ज्यादा लंबे समय तक न रहें और वहाँ का जो शासन है वो फिलिस्तीनियन अथॉरिटी को, गाजा के लोगों को सौंप दें। ये भी इजराइल को करना होगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो ऑपरेशन चल रहे हैं अभी भी जारी है, लंबा और जटिल युद्ध भी ये हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सिविलियंस कैजुअलिटीज पहले ही बहुत हुई हैं, हॉस्टेज क्राइसिस अभी भी है। और अब जो सदर्न गाजा में ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि बहुत सारे आतंकी उन्होंने वहाँ पे आम लोगों के बीच में अपने आप को छुपा रखा है। तो उनको जब कभी भी सदर्न गाजा के ऑपरेशन इजराइल जो करेगा उसमें उसको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। एक अनबियरेबल स्थिति बनती जा रही है और ऑलरेडी वहाँ पर बड़ी संख्या में जो आम नागरिक मारे गए हैं और इसके लिए हमास सबसे प्राइमरली जिम्मेदार है क्योंकि वो आम नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि इजराइल का एक टोटल एक व्यापक उसका जो नियंत्रण है पूरे गाजा पे होता जा रहा है, तो ऐसे में इजराइल की फोर्सेस को सिविलियन कैजुअलिटीज को मिनिमाइज करने के लिए अपने प्रयास को और अधिक पुख्ता करना लेकिन ये होगा। जिस तरह से इजराइल की जिद है ये कहीं न कहीं आम लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। करोड़ी साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से लगातार देश अपील कर रहे हैं कि थोड़ी इजराइल को इस बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरह से वो जंग में इस तरह से घुस गया है और वो साफ तौर पर इस बात को नकार रहा है कि ना तो सीज फायर किया जाएगा और ना ही किसी भी तरह से वो झुकने को तैयार है। अब आप देखिए अल-शिफा अस्पताल में 4 प्रीमेच्योर नवजातों के साथ साथ करीब 40 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में अगर इस चीज को देखा जाए तो यूएन भी लगातार कह रहा है कि अपील कर रहा है कि आपको इस तरह की जो चीजें हैं वो अब बंद कर देनी चाहिए। बलों को वहां पर तैनात करने की जब बात आती है तो इजराइल साफ तौर पर नकार देता है। आखिर इजराइल चाह क्या रहा है? जी, आपने ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ब्यूरो रिपोर्ट में विस्तार से बताई जी। अब आगे क्या स्थिति हो सकती है, किस तरह से जटिल है, कितने हम आशावादी हैं।
एक स्थिति स्पष्ट है, दुनिया में कहीं भी सेनाएं बॉर्डर से अंदर जाके किसी भी देश में कोई ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकी हैं, कहीं भी वांछित परिणाम नहीं आए हैं। ये इतिहास का अनुभव हमें बताता है। अभी इजराइल का जो विशेष संदर्भ है कि गाजा में वो जाके स्थानबूझ करना चाहते हैं, हमास को कितना कर पाएंगे, इसमें कुछ संदेहास्पद स्थिति लग रही है। लेकिन आपने अपनी रिपोर्ट में ये भी बात कही कि अरब कंट्रीज की भूमिका और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, दो बातें हैं। अरब कंट्रीज में सऊदी अरब और यूएई ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी प्रोस्पेरिटी को बचाए के रखना चाहते हैं, क्योंकि इनके इन्वॉल्व होते ही अरब कंट्रीज के अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा और उससे और ज्यादा सिचुएशन बिगड़ेगी। तो वो वहाँ उन्होंने कुछ रेस्ट्रेन रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जहाँ तक बात है, पिछले बुधवार को सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पास कर दिया है जिसमें 12 वोट समर्थन में आए और 3 में अब्सेंट रहे। और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि रशिया, यूके और अमेरिका, 3 जो वीटो वाले पावर हैं, वो अब्सेंट रहे डिफरेंट कारण से। जी। अमेरिका और ब्रिटेन इसलिए अब्सेंट रहे कि इसमें हमास को डायरेक्टली आतंकवादी नहीं कहा गया है। रशिया ने इसलिए अब्सेंट रहा कि इसमें डायरेक्ट रूप से युद्ध विराम की बात नहीं की है। तो ये प्रस्ताव ऑलरेडी पास हो चुका है और जिसमें हमास के प्रतिनिधि, अपने पैलेस्टाइन के प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पागलपन अब रुकना चाहिए। लेकिन इजराइल ने यह कहा कि हमास को प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी संगठन नहीं कहा है, आतंकवाद, हमास के आतंकवाद पर कुछ नहीं है इस प्रस्ताव में। तो इजराइल और पैलेस्टाइन ने अपना अपना विचार रखा। दूसरे जो कंट्री थे उन्होंने भी अपना विचार रखा, लेकिन अल्टीमेटली वो प्रस्ताव पास हो गया है और उस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से है कि एक एक्सटेंडेड और अर्जेंट, लंबा सीज फायर नहीं, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक्सटेंड किया जाए इसको, और उसके लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम, कुछ समय के लिए, और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है ये एक सिल्वर लाइनिंग मुझे लग रहा है जिससे हम आशावादी रहे। और ये हुआ इसलिए कि पूरी दुनिया में जन सामान्य है, उनका आउटलेट सामने आ रहा था। अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप के देशों में, अरब कंट्रीज में जन सामान्य सड़कों पे आ गया और उन्होंने कहा कि युद्ध जैसा पागलपन नहीं होना चाहिए, युद्ध से मानवता खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये पब्लिक ओपिनियन का दबाव रहा है, जिसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये स्टेप लिया, जिसकी वजह से अरब कंट्रीज ने ये स्टेप लिया, और उसकी वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया दोनों वोटिंग में अब्सेंट रहे, विरोध नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि जन सामान्य बहुत जागरूक हो गया है और युद्ध के प्रति बहुत सचेत है कि युद्ध से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी वक्ता जी, बिल्कुल। दिनेश जी, जिस तरह से देखिए कई तरह की बातें आ रही हैं, इजराइल कहीं ना कहीं अपना फायदा भी इसमें देख रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से गाजा पर हमला किया जा रहा है उससे इजराइल को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचता है, क्योंकि जो खतरनाक हथियार होते हैं उनकी कहीं ना कहीं मांग ज्यादा बढ़ जाती है। क्या इस तरह की चीजें भी इसमें मिली हुई हैं, सम्मिलित हैं दिनेश जी? वो भी एक सोचने का तरीका है कि वो अपने हथियारों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं साथ साथ, जिसको उन्हें आगे बेचना है। और ये बता करके जैसे 1965 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय ब्रिटेन के जो न्यूज मीडिया हाउसेस थे और जो BBC इंक्लूडिंग, ये सारे लोग इस बात की चर्चा करते थे कि साहब इसमें जो है कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है या कैसे पाकिस्तान पीछे हट रहा है, क्योंकि उन्होंने सप्लाई किया था हमको फाइटर्स उस समय। तो कहने का मतलब ये है कि वो सब अपनी अपनी एक कमर्शियल एंगल होता है इन तमाम चीजों को देखने का। तो अब वो कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि मीडिया आजकल यकीन कर पाना खास तौर पर इजराइल और हमास के मसले में ये थोड़ा सा मुश्किल जान पड़ता है। जो चीजें साफ हैं वो ये है कि किस ढंग से आप इजराइल को या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर होना चाहिए, जो यूनाइटेड नेशंस जिसकी बात कर रहा है, उस पे कैसे उसको एग्री करेंगे।
क्योंकि उनका मसला ये है कि साहब 7 अक्टूबर को इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। आज 47 दिन हो गए लड़ाई जी को। बिल्कुल। 8वें हफ्ते में लड़ाई एंटर कर चुकी है। 12,000 लोग लगभग मारे जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब तक इजराइल नहीं कन्विंस होगा और इजराइल को ये नहीं लगेगा कि अब वो पीछे हट जाए, मैं तमाम चीजें जो देख रहा हूँ इसमें ये कह पाना कि यूनाइटेड नेशंस कुछ करेगा तो उसका असर इजराइल पे पड़ेगा, जैसा कि आपने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में ही बताया जी। और जो ओवरऑल जो आपकी ब्यूरो रिपोर्ट थी उसमें साफ साफ जाहिर है कि इजराइल के जो डिप्लोमेट हैं वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस में किस ढंग से उन्होंने खुलकर के विरोध किया है और यूनाइटेड नेशंस को उनकी सारी बातों को मानने से लगभग इनकार सा किया है। तो ये बातें कायदे से आप इम्पोज करके और इस तरीके से नहीं हो सकती। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बिग पावर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर्स हैं, उनको सबको इकट्ठा होकर, और खास तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल यूनाइटेड स्टेट्स का होगा जी। अभी जो अपेक का जो समिट हुआ है सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड स्टेट्स में, उस अपेक के समिट में ये लगा कि शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन जो बाइडेन का स्टैंड ऑलमोस्ट वही है जो पहले था जी। तो मैं कोई बेसिक शिफ्ट कहीं नहीं देख रहा हूँ और जब तक तो बेसिक शिफ्ट नहीं आएगा तब तक इजराइल पर दबाव बना पाना थोड़ा मुश्किल होगा और इजराइल इससे नहीं गाइड होता कि कहाँ पर जन विरोध हो रहा है और कहाँ पर जो है कैंपसेस में स्टूडेंट निकल आए हैं। वो तो यूरोप में भी हो रहा है, अमेरिका में भी हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है कि ये लड़ाई बंद करो। लड़ाई कोई नहीं चाहता, लेकिन जब तक हॉस्टेजेस का मसला नहीं रिजॉल्व होगा और ये 250 के आसपास जो हॉस्टेजेस उनके पास हैं हमास के पास, ये जब तक वापस नहीं किए जाते हमारी समझ से इजराइल रुकने वाला नहीं है जी। तो इसलिए जो है ये इस पे और अरब वर्ल्ड की स्थिति आप जानते ही हैं कि अरब वर्ल्ड शुरू से ही फिलिस्तीन के मसले पर केवल लिप सर्विस पे करता रहा और कभी भी सीरियस तरीके से कोई काम नहीं किया है जी। और वो कभी नहीं चाहे हैं, बल्कि अगर आप देखें इतिहास उठा के देखें तो अरब कंट्रीज ने जितना नुकसान पहुंचाया है फिलिस्तीनी काज को उतना और किसी ने नहीं पहुंचाया है। जब लड़ाई होती है तो अरब कंट्रीज कहती हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन जब अमन अमान होता है, जब पीस का पीरियड होता है, शांति का पीरियड होता है, तो आप कितनी मदद करते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में, उनको एज सिविल सोसाइटी डेवलप करने में। ये सब किसी ने कोशिश नहीं की, क्योंकि उनको लगता है कि अगर फिलिस्तीन का एक डेमोक्रेटिक मॉडल खड़ा हो जाएगा तो पूरे अरब वर्ल्ड की सेक्टम्स के लिए खतरा न बन जाए। और एक दूसरा भी एंगल है कि जो अमेरिका ने कोशिश किया था अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू कि अरब कंट्रीज इजराइल को मान्यता दें और इजराइल के करीब आए, ये जंग उस पर भी रोक लगाती है क्योंकि ये कोलैप्स है पूरे के पूरे अब्राहम अकॉर्ड का। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है और यूएस हमारी समझ से जब तक इजराइल की लीडरशिप नहीं कन्विंस होगी यूएस खुल करके कुछ नहीं बोलेगा बिल्कुल। और रशिया की ये स्थिति नहीं है कि बोल सके, और चीन जो है अपनी बाजीगरी कर रहा है दूर से, वो कमर्शियल तरीके से अपना खेल करता है और उसको सऊदी अरब वर्ल्ड के तमाम जो ममालिक हैं, तमाम जो देश हैं, उनके साथ वो बिजनेस रिलेशन चाहता है और इसके लिए वो बहुत खुल करके नहीं आना चाहता। और तो छोड़िए ईरान जिसकी बात की जा रही है, ईरान भी कहीं डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। तो मेरा कहने का मतलब कोई भी देश बिल्कुल दिनेश जी कि कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आना चाहता है। यही बात की जाती है कि बड़े बड़े देश आखिर हैं कहाँ जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, और इतनी बड़ी जंग में जब बात इजराइल से इस अपील को लेकर आती है तो सब भारत की तरफ टकटकी लगाए देखते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठता है कि भारत ही हर जगह पार्टी क्यों बने? भारत को भी अपने हित देखने हैं, जैसे जिस तरह से सारे लोग अपने हित देख रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।